तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं चिल्ड्रंस पार्क वेस्ट विनोद नगर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही हॉट सीट है, जिससे जो है मनीष सिसोदिया जिसको छोड़ करके जंगपुरा जो है चले गए हैं, और नए प्रत्याशी यहाँ के हैं अवध ओझा, जो कि कोचिंग इंडस्ट्री के टाइकून हैं। मिलियंस में उनके जो है फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे लोगों को आईएएस बनाया है, किसी को आईआरएस बनाया है, तो किसी को आईपीएस बनाया है। तो अवध ओझा जो है एक सेलिब्रिटी स्टेटस के व्यक्तित्व के आदमी हैं, और अब की बार यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं आम आदमी के प्रत्याशी बन करके मनीष सिसोदिया की इस छोड़ी हुई सीट से। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं एक वेस्ट विनोद नगर के निवासी सुरेश चंद्र पांडे। तो हम जानना चाहेंगे, जो अभी सुरेश जी बताइए कि अभी तीनों पार्टियां जो है दिल्ली विधानसभा में ताल ठोक रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है फिर लाएंगे केजरीवाल, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आ रही है भाजपा, और कांग्रेस कह रही है कि हाथ बदलेगा हालात। तो बताएं माहौल क्या है? माहौल अगर देखा जाए एजुकेशन के क्षेत्र में जी, तो काम किया है, क्योंकि स्कूलों की जो पहले हालत हुआ करती थी वो बहुत बुरी होती थी कि मतलब किसी का दिल नहीं करता था कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजे। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है जी जी, सिसोदिया जी ने, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में पब्लिक स्कूल के से भी अच्छा है, बेहतर है। अब बात आती है शिक्षा की, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचरों का जो वो कॉम्पिटेसी और मेहनत करनी चाहिए उन बच्चों पे, जी जी, वो नहीं हो पा रही। तो उन्होंने तो बताया कि जो है बहुत सारे टीचरों को जो है बाहर भेज करके उन्होंने जो है ट्रेनिंग जो है दिलवाई। तो मतलब वो सब जो है हवाई बातें हैं क्या? नहीं, बात कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं, जी तो जी, एक तो डिसिप्लिन वो नहीं दिखाई देता है स्कूलों में बच्चों में, जी जी, और पढ़ाई पे भी उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है कि बच्चे निकले, अच्छे निकलें, माँ बाप को गर्व हो कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जी जी। और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसा अभी है नहीं। तो ये सुरेश चंद्र जी, ये बताइए, इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया मतलब इस सीट को छोड़ करके जो है चले गए जंगपुरा, और मतलब उनके जो प्रतिद्वंदी हैं बताते हैं कि भाग खड़े हुए। तो इतना अच्छा काम करने के बावजूद, और क्योंकि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वो, और आम आदमी पार्टी में उनकी अरविंद केजरीवाल की यदि किसी के बाद यदि किसी की हैसियत है तो वो मनीष सिसोदिया की ही है। तो इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों छोड़नी पड़ी? उसका कारण ये हो सकता है कि जब लास्ट टाइम जब जीते थे तो मार्जिन ज़्यादा नहीं था, कम था। जी जी, और बीच मात्र में 3000 वोटों से जो है जीत पाए वो। और अब जो उनके ऊपर आरोप लग गए शराब माफिया और शराब ठेकेदार और दुनिया भर के, जी जी, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कंसर्न लिया है कि शायद मैं इस बार या तो कांटे की टक्कर हो या फिर मैं हार जाऊं। ये हो सकता है उनके दिमाग में। तो छवि धूमिल हुई है, आप कह रहे हैं कि मतलब ये जो शराब घोटाले की वजह से छवि जो है धूमिल हुई है। हाँ, छवि धूमिल हुई है। और पिछली बार जो आपको यदि याद होगा कि आम आदमी पार्टी पिछली बार भी बहुत ज़बरदस्त 62 सीटें लेकर के जीती थी, और आम आदमी पार्टी के विजय का जश्न रुका हुआ था, क्योंकि मनीष सिसोदिया की सीट फंसी हुई थी। बहुत टाइम तक जो है जश्न जो है रुका हुआ था, और ये जश्न रोका हुआ था अभी जो आपके यहाँ पे वर्तमान पार्षद हैं रवि नेगी ने। तो क्या रवि नेगी ने पिछले इन 5 सालों में जनता के बीच में अपनी छवि बनाई है? क्या वो पहले से ज़्यादा मजबूत नेता बनकर के उभरे हैं? और लोग रवि नेगी के बारे में, यहाँ पर जो वेस्ट विनोद नगर के क्षेत्र में रवि नेगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? रवि नेगी है तो कर्मठ, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक विज़न जो होता है ना कि किसी क्षेत्र को पकड़ना और उस पर बहुत अच्छा कर जाना, उसको मतलब जैसे अब शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ले आए मनीष सिसोदिया जी, वैसे उस चीज़ पर उन्हें फोकस करने की बहुत ज़रूरत है कि वो कोई एक विज़न लेके और उस पर बहुत मेहनत करके उसे साबित करके दिखाएं, मैंने इस क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया और मेरा इस तरह ही कुछ चीज़ों को बहुत अच्छा करने का वो है, मादा रखता हूँ मैं, और मैं करके दिखाऊंगा। इस तरह के उन्हें विचार एक अपने अंदर रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? राजनीति तो सभी ये करते हैं, सभी राजनीतियों में ये, लेकिन क्योंकि अभी पीछे उनके ऊपर काफ़ी जो है मतलब तंज कसे गए, उनकी आलोचना हुई
कि जिस तरह से रेडी पटरी वालों के बीच में वो पहचान सुनिश्चित कर रहे थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वो एक होता है पॉलिटिक्स, तो अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही पार्टी में कि हम इस छवि पे जाएंगे तो हमारे ज़्यादा मतदाता मिलेंगे मुझे और हमें इसका लाभ चुनाव में होगा। लेकिन देखा जाए तो आपको ऐसे कामों पे ध्यान देना चाहिए जो सब लोगों को की नज़र में आए और सब लोगों को ये फील हो, हाँ ये हमारे क्षेत्र का व्यक्ति हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की विचार रखता है, मेहनत करना चाहता है। वही विचारधारा मैं समझता हूँ क्षेत्र के लिए सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज ये तो अल्पकालीन है कि थोड़े समय के लिए जीवित रहेगी फिर खत्म हो जाएगी। ये तात्कालिक लोकप्रियता है, मतलब क्षणभंगुर जो है लोकप्रियता है। तो मैं सुरेश जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या संभावनाएं दिखती हैं आपकी बार आपको दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की, क्या फिर आ पाएंगे केजरीवाल? मुझे तो लगता है कि आएंगे। आप पसंद करते हैं व्यक्तिगत रूप से? आम आदमी के काम के तो नो डाउट कि मैंने जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी तो उससे पहले जो सरकारें थी उनके काम करते थे, लेकिन वो चीज़ जिससे होता है कि किसी क्षेत्र में कुछ रेवोल्यूशन ले आना, वो काम नहीं होता था। एक जैसे होता है कि राजनेता करते कि इधर भी कर लें वो भी कर लें, इधर भी बटोर लें उधर भी बटोर लें, ये सब था। लेकिन एक ये जो एटीट्यूड पिछले मैंने कुछ सालों में इस पार्टी में देखा कि किसी क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाना, वो मैंने किसी पार्टी में देखा नहीं है। और ये जो रेवड़ी कल्चर है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये जो फ्रीबीज, इसको रेवड़ी कल्चर कहना गलत होगा। जी जी क्योंकि हम विदेशों में अगर देखें तो विदेशों में पश्चिमी देशों में कई पश्चिमी देशों में ये जो एजुकेशन है और मेडिकल हेल्थ है ये फ्री है जी। यहाँ तक कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी उनके हैं कि आप आदमी रिटायर होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें कुछ ना कुछ देती है ताकि सो दैट कि वो जो बच्चों से अलग रह रहे हैं बूढ़े माँ बाप, उनको कुछ ना कुछ फिनेंशियल हेल्प मिलती रहे और उनका बुढ़ापा सिक्योर है। इसे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स बोलते हैं। जी जी जी। तो ये ऐसा करना, रेवड़ी कहना, ये तो हमारा लिए वो है कि हम किसी चीज़ को हर चीज़ को मजाक में लेना और तंज कसना, यही है। नहीं, ये बार बार कहा जाता है कि ये टैक्स पेयर की मनी को जो है बर्बाद किया जा रहा है। आप किसको टैक्स पेयर मानते हैं? टैक्स पेयर तो हर कोई है, कोई इनकम टैक्स दे रहा है और कोई कुछ सामान खरीदा कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो कर दे ही रहा है। पर एक सुरेश जी मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है जो सभी तरह के टैक्स चुकाने के बाद, जैसे जीएसटी वीएसटी जैसे सारी चीज़ों को चुकाने के बाद वो इनकम टैक्स भी भरता है और उसको किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, वो सबसे ज़्यादा पेन में है और वो जो है सबसे ज़्यादा विरोध करता है। और वही जो वर्ग है जो इन ये सोशल वेलफेयर की स्कीम्स को रेवड़ियाँ बोलता है। ये तो पॉलिटिक्स का शिकार है, ये सब मतलब बातें, हाँ ये पॉलिटिक्स का शिकार है। अच्छा, ये आप बताइए, अभी जो अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना 2100 रुपये की महिला सम्मान योजना की जो है घोषणा की है, और ये मतलब कोई घोषणा नई नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो है लाडली बहना योजना के ऊपर मध्य प्रदेश का चुनाव जीता गया। अभी लेटेस्ट जो है महाराष्ट्र में लाडकी बहना के ऊपर महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया, और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जो है मैया सम्मान योजना के ऊपर जो है मतलब जीत करके आई। तो क्या इस देश की राजनीति, आधी आबादी जिसको हम बोलते हैं, महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस देश की राजनीति का भविष्य जो है क्या आधी आबादी तय कर रही है? नहीं, ये योजनाएं तो प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ऐसा इन योजनाओं का कोई ज़रूरत नहीं है। जी, मुझे जी। तो लगता है ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है कि वोट किसी तरह से गार्नर किया जाए, इकट्ठे किए जाए, बढ़ाए जाएँ। वोट बाइंग मशीन आपको लगती है? वोट बाइंग मशीन है, प्योरली वोट बाइंग मशीन। इस तो चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इन योजनाओं के बजाय कुछ दूसरी योजनाएं चलाई जाएं जो कि एक रेवोल्यूशन का काम करें और सबके लिए काम करें। तो ये मैं यदि 1 से 10 के स्केल में, क्योंकि आप दिल्ली के मतदाता हैं और बहुत सारा समय आपने जो है दिल्ली में गुजारा है, तो 1 से 10 के स्केल में जो मौजूदा सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे? मौजूदा सरकार को अभी पिछले कुछ समय से तो काम इनका हल्का पड़ गया है। जी जी। जब से शराब घोटाला और कुछ घटनाएं हुई उससे तो काम इनका हल्का पड़ गया। इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया दिल्ली में। नहीं तो पहले तो मैं समझता हूँ 8 और 9 नंबर से कम नहीं है। आज का बताएं। आज के टाइम में तो मैं यही बोलूँगा 5 से 6 नंबर से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में अब
पिछले कुछ समय से साल 2 साल होगा काम ध्यान देना कम कर दिया है। तो अभी भी आप 60% नंबर से पास कर रहे हैं। हाँ 60%। चलिए, तो ये थे सुरेश जी जो वेस्ट विनोद नगर के एक मतदाता हैं। हम बैठे हैं विनोद नगर के चिल्ड्रंस पार्क में और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। हालांकि लोग थोड़ा हिचकते हैं बात करने से, तो उनमें से जो लोग हमसे बात करने के लिए तैयार होते हैं उनमें से एक सुरेश चंद्र पांडे जी के ये विचार थे दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के। उसमें एक लास्ट क्वेश्चन में जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अवध ओझा इस टफ पिच के ऊपर जीत का चौका या छक्का लगा पाएंगे? देखो अवध ओझा जी का कोई पहले का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं जी जी। ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा उनका अनुभव है। तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए एक चुनौती है कि अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनको इस क्षेत्र को संभालना बहुत बड़ी चुनौती होगी और वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मुझे इस बारे में अभी पूरी तरह से वो नहीं है। मैं देखिए मनीष आश्वस्त नहीं हूँ। हाँ, मनीष सिसोदिया हमेशा क्लेम करते रहे हैं कि चूँकि वो जो है डिप्टी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जितने बड़े प्रयास, जितने भी जो है वो एक तरह से कहिए कि पटपड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है शिक्षा की प्रयोगशाला रही, तो उसके वजह से जो इस विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें मिली। हम यहाँ पे एक स्कूल देखते हैं, अब खिचड़ीपुर में एक इससे भी शानदार जो है स्कूल है। और चूँकि अवध ओझा जो शिक्षा जगत से आते हैं, शिक्षाविद हैं, लोग शिक्षाविद कहते हैं, हालांकि मैं उनको शिक्षाविद नहीं मानता, शिक्षा का कारोबारी मानता हूँ कि कोई लेक्चर प्रोफेसर या वो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया की बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं? नहीं, इस बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ अभी। अच्छा, अभी उनका एक टर्म क्या कहूँ कि साल 2 साल उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गए अगर वो आ भी जाते हैं कि वो संभाल पाएंगे क्षेत्र को या नहीं। वो साल 2 साल उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि वो एक अच्छे राजनेता और कार्यकर्ता साबित हो सकते हैं नहीं, क्योंकि किसी को हम तो उन्हें उनकी परफॉर्मेंस से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, प्रेशर है एक तरह से जो है। तो ये थे सुरेश चंद्र पांडे जी। दोस्तों दोबारा से कहता हूँ कि यदि कवरेज यदि पसंद आ रही हो, चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता हो कि हमने जो बातें करी वो कोई भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, कोई बायस नहीं है और किसी भी तरह का आपको ऐसा नहीं, यदि ऐसा ना महसूस होता हो कि हमने किसी का पक्ष लेने का प्रयास किया, तो आप चाहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी अपनी समझ से अच्छे भले बुरे कमेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं। और आपको लगता है कि हम ये जो चुनावी कवरेज कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा 2025 में जो है होनी है फरवरी में कभी, तो यदि ये कवरेज पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। अभी ले रहा हूं यहाँ पर जो है विराम, मिलते हैं अगले किसी और पड़ाव पे। हरे कृष्ण।